गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 4। मैं जो अल्ट्रेशन है वो आखिरी में पढ़ाऊँगा, बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपको बताऊँगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको कि कंपनी अपने ही सिक्योरिटीज़ को कैसे ओपन मार्केट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू अपनी ही सिक्योरिटीज़ को वापस खरीदती है। बायबैक सिक्योरिटी आ गया, मतलब फिर उसमें शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मैक्सिमम चीज़ें आ गई। सेक्शन 68 to 70। देखो बहुत इजी। अब एक बात ध्यान रखो, आप अगर अपनी सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हो तो डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा। तो आपके उससे पैसे जाएंगे, क्योंकि वो सामने वाला बेच रहा है तो उसके पास जाएंगे ना। तो आपको ध्यान रखना होगा क्या होने वाला है। लिखा है बायबैक इज़ द रीएक्विजिशन, अपनी सिक्योरिटी को रीएक्वायर करना। इट इज़ अ वे ऑफ रिटर्निंग मनी टू इट्स इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस कर देना, सिंपल। चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो। ठीक है, इक्विटी को कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो परमानेंट कैपिटल होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया है ना। अब इसकी कुछ कंडीशन है यार, वो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। देखो यहाँ एक एग्जांपल दिया टाटा कंसल्टेंसी का। टीसीएस ने अनाउंस किया था बिगेस्ट बायबैक ऑफर टिल डेट दैट सॉफ्टवेयर मेजर कंपनी वॉज प्लान टू बैकअप कितना 5 करोड़ 61 लाख शेयर, इक्विटी शेयर वो खरीद रहे थे। हर शेयर की कीमत कितनी थी? 2850। एक बार बताओ जैन, एक बार बता मेरे को, तू, सोनी, विजय, टीना, दिव्या, है ना, हर्षल, अपने मानकर जी, प्रीति जी, गुरनीत, सिंपल। अगर आपसे कोई एग्जिस्टिंग शेयर खरीदता है तो आप एज ए सेलर क्या कोशिश करेंगे कि सर मैं उसको ज़्यादा वैल्यू पे बेचूं, ज़्यादा मार्केट वैल्यू पे या प्रीमियम पे, जब भी तो मेरे को कुछ फ़ायदा है ना। तो अगर हम कंपनी को भी बेच रहे हैं तो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट सम इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बोलेंगे, है ना, कि वापस कर दो हमारे शेयर, तो बोलेगा ठीक है। तो देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायबैक ऑफर प्राइस था वो कितना था? 2850। और एक्चुअली वो कितने के थे शेयर? 2506। तो मतलब इतने का प्रीमियम कंपनी ने पे किया। भाई कुछ तो पैसा मिलना चाहिए एक्स्ट्रा का, किसको? शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो अपन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटी, सेक्शन 68। पावर रिटर्न इन द सेक्शन 68। किसके पास ये अधिकार है कि कंपनी की एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को वापस से कंपनी खरीद ले रही है ओपन मार्केट के थ्रू। ठीक है, तो अब पैसा पे करना पड़ेगा, तो पैसा कहीं से तो आएगा ना। जो मैंने आप लोग अभी इतना पढ़ाया ना वो सब काम आने वाला है आज। सोर्सेस पढ़ेंगे हम लोग के पैसा कहाँ से आया। तो पहले तो फ्री रिजर्व्स, जो नेट प्रॉफिट्स हमारे पास में पैसा इकट्ठा करके हमने रखा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पढ़ाया मैंने आपको कल ही। और जो हम शेयर इशू करते थे ना, या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, उनका जो पैसा कंपनी के पास आया उसके प्रोसीड्स के थ्रू। ठीक है ना, 3 सोर्स हैं। यहाँ से आप पैसा दोगे क्या करने के लिए? अपनी सिक्योरिटी को वापस ख़रीदने के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे लाल। हाँ ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। हाउ एवर बाय बैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स, किसी भी प्रकार के अगर आप शेयर या सिक्योरिटी वापस अपने खरीद रहे हो तो आप ये यहाँ से नहीं खरीदोगे। नॉट आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ एन अर्लियर इशू, मतलब सेम काइंड ऑफ शेयर से, मतलब ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी पिछले 3 साल कंपनी ने एक इक्विटी शेयर इशू की थी, इक्वल वोटिंग राइट्स वाले, ऑर्डिनरी शेयर्स बोल सकते हैं। तो उसी सिक्योरिटी को खरीदने के लिए आप वही पैसे यूज़ नहीं करोगे, अगर उसी काइंड की आप वापस से खरीद रहे हो। लॉजिक समझ रहे हो ना। हाँ, शेयर के पैसे बॉन्ड के लिए यूज़ करो या डिबेंचर के लिए यूज़ कर लो, अलग होना चाहिए वो सिक्योरिटी जो आप खरीद रहे हो। ठीक है, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी के पैसे को सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी को खरीदने के लिए यूज़ नहीं करा जाएगा, कोई डिफरेंट होना। ठीक है, ओके। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इंक्लूड्स, क्या क्या है इसमें? ESOS भी आ गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो मैंने कल पढ़ाया आपको, और अदर सिक्योरिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब भी स्पेसिफाइड है, ये भी सब इंक्लूड हो गया। ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहलाते हैं ना भाई कंपनी के। इनको कंपनी प्री डिसाइडेड प्राइस पर शेयर्स इशू करती है। ये लोग भी इस डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो जो पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका है सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू करके, उस पैसे से मत करो यार। वो जो पैसा, उस पैसे से मत खरीदो यार। कंडीशंस भैया, ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है अपने को। ये देखो यार, आप अपनी शेयर्स वापस खरीद रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर गाइडलाइंस। तो पहला है कि फिलहाल हर चीज़ का पहला प्रोविज़न तो एक ही रहता है, आपके आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है।
स्पेशल रेजोल्यूशन तो लगेगा ही भाई जनरल मीटिंग में, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन 75% शेयर होल्डर की सहमति, या अदर लैंग्वेज में 3/4 ना। एक्चुअली रूल ऐसा है कि जितने सहमत वाले लोग होंगे वो असहमत से डबल होना, तो हो ही गया ना डबल। 25% असहमत होगा, उसका डबल निकाल लो 50%, तो 75 तो ज़्यादा हो ही गया। अब एक एक्सेप्ट लिखा है इसमें, जहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत शायद नहीं है। द बायबैक इज 10% और लेस ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। अगर टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स कंपनी के हैं, और अगर आप मात्र 10% से कम के सिक्योरिटी वापस ले रहे हो, तो वहाँ आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी चल जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। लॉजिक समझा गया मेरे बच्चों? मतलब कंपनी के 100 करोड़ के शेयर्स हैं, ये फ्री रिजर्व है टोटल। तो अगर आप 10 करोड़ से कम का बायबैक कर रहे हो, तो फिर आपको बोर्ड मीटिंग का बोर्ड रिजोल्यूशन ही काफ़ी है, फिर वहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्या है? द बायबैक इज 25% और लेस ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द कंपनी। और मैक्सिमम कितना कर सकते हो बायबैक? तो 25% और उससे कम। ये तो परमिशन वाला था कंडीशन, मतलब 100 करोड़ के हैं तो कितना, 100 करोड़ के अगर पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व है तो कितना, 25 करोड़ तक का बायबैक कर सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं। मतलब सभी सभी खरीद लोगे तो मतलब क्या है फिर? ठीक है, चलो बढ़िया है ना। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल शेयर नॉट एक्सीड 25। ये तो आगे इक्विटी शेयर का एक साल में 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर दोबारा करना है तो ये कंडीशन सब समझ रहे हैं ना। डी कंडीशन बोलती है कि बायबैक के बाद में जो आपकी डेप्ट कैपिटल बचेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, है ना। जो बायबैक के पास में आपकी डेप्ट कैपिटल बचेगी, एक मिनट सॉरी है बच्चों, जो डेप्ट कैपिटल बचेगी उसका रेशियो आपके इक्विटी से ट्वाइस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 75 लाख बचे आपके, एग्जांपल के रहो 75 करोड़ बचे बायबैक के बाद, 25 करोड़ के तो बायबैक कर लिया आपने, 100 करोड़ का एग्जांपल दिया था। तो जो आपका डेप्ट कैपिटल होगा वो 150 करोड़ तक होना चाहिए, समझा? इससे ज़्यादा नहीं, यानी बायबैक करने के बाद इतना रेशियो होना चाहिए, 2:1 का बोल सकते हो। कुछ कंपनियों को 3:1 अलाउ किया है। अब मैंने आप लोगों को 12th में ही पढ़ाया था, सेबी ने कुछ कंपनियों को 3:1 अलाउ किया, मतलब अब इसको 3 गुना कर दो आप, इतने की आप डेप्ट कैपिटल ले सकते हो। वो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती हैं जिनको स्पेशल अपीजमेंट अलाउ की जाती है। ठीक है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा डेप्ट कैपिटल हो जाएगी तो कंपनीज़ के लिए भी इश्यूज़ होता है। तो ऐसे बायबैक करो कि एक रेशियो मेंटेन रहे 2:1 का। देखो हायर रेशियो के बारे में लिखा है उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, 3:1 सच क्लासेस ऑफ कंपनी, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और फ्री रिजर्व का मतलब ही बता दिया उन्होंने, प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो शेयर आप खरीद रहे हो वो सिक्योरिटी वो सब फुल्ली पेड होना, डेफिनेटली पार्टली पेड नहीं होना चाहिए, वरना उसके पूरे पैसे ऑलरेडी पे किए जा चुके हैं, है ना। जितनी भी आपने सिक्योरिटी खरीदी वो सब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, यानी NSE BSE लिस्टेड सिक्योरिटी थी, तभी तो उसको ओपन मार्केट के थ्रू खरीदा ना हम लोगों ने, तभी तो एक वैल्यू के ऊपर पे किया हम लोगों ने पैसा। ठीक है, और जो बायबैक है इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, दैट इज क्लॉज F में जो लगे, जो मैंने ऊपर पढ़ा आपको भी, ये क्लॉज F वो उन रूल्स के हिसाब से होंगे जो सेबी डिसाइड करता है। डेफिनेटली सेबी विल डिसाइड द रूल्स, है ना, एज पर सेक्शन 68(2) कि किस तरीके से आपको सिक्योरिटी को खरीदना है। तो डेफिनेटली मार्केट वैल्यू से ऊपर पे खरीदोगे, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी प्राइस है, तभी तो लोग आपको वापस करेंगे शेयर्स को। हु डिसाइड द रूल्स? सेबी। ओके ओके बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब ये छोटी सी नोट है आपको याद रखनी है, नो ऑफर ऑफ बायबैक शैल बी मेड विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब ऑलरेडी अगर आप 1 साल फाइनेंशियल ईयर में बायबैक कर चुके हो तो 1 साल तक दोबारा दूसरा बायबैक नहीं करोगे उसी साल में। ठीक है, प्रोसीजर फॉर बिफोर बायबैक बिफोर बिकॉज यूर, देखो आप अपने शेयर्स वापस खरीद रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं, आपका पैसा जाने वाला है, पैसा उनके अकाउंट में, वो अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, आपसे डेबिट होने वाला है। तो अभी आपकी बैलेंस शीट में भी चेंजेस आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा ना, कुछ लोगों से पूछना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा स्टेटमेंट को। तो नोटिस देना पड़ेगा भैया मीटिंग का स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए, जो भी मैंने बताया, अगर 10% से ज़्यादा का बायबैक हो रहा है, जितना पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जारी करने पड़ेंगे, क्यों आप बायबैक कर रहे हो, पूरे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, पूरे फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, व्हाट आर द मेन रीजंस, क्यों हमें नेसेसिटी पड़ी, किस क्लास ऑफ शेयर और सिक्योरिटी को बायबैक करने की सोच रहे हो, क्योंकि अलग अलग है ना, इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक है,
द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर द बाय बैक, कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से लाया ना वो पैसा हम लोग ने, कितना समय लगेगा इस प्रोसेस में, 68(3) टाइम लिमिट। क्लियर है? ये सब आपको बायबैक के पहले करना ही पड़ेगा। और अपन ने पढ़ लिए हैं 12 महीने में बायबैक हो जाएगा, अगले 12 महीने तक आप दूसरा बायबैक नहीं करेंगे। 10% से ऊपर का अगर बायबैक रहा तो क्या लगेगा, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व से लिमिट से 10% के अगर ऊपर करा, जो 100 करोड़ और 10 करोड़ वाला एग्जाम्पल दिया, तो क्या लगेगा। और अगर 10% से कम का बायबैक रहा तो बोर्ड मीटिंग के जनरल रेजोल्यूशन से भी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। ठीक है। बायबैक फ्रॉम होम, किस किस से आप बायबैक कर सकते हैं, सिंपल है यार। सबसेक्शन 1 68 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रोपोर्शनेट बेसिस में। व्हाट इज दैट मीन, हो सकता है आप पूरे ना ले रहे हो, इट्स लाइक 50% ऑफ बायबैक, मतलब जितने भी शेयर है उसका हम 50% तुमसे ले लेंगे। जैसे ए के पास में 1000 है तो उससे 500, बी के पास में 100 है तो उससे 50, दैट इज प्रोपोर्शनेट बेसिस, प्रो रेटा भी बोलते हैं इसको। आप ओपन मार्केट से खरीद लोगे, जो ट्रेडिंग आवर्स में है ना, शेयर मार्केट से, या एम्प्लॉय से खरीद सकते हो। मैंने बताया था आपको ESOS या स्वेट इक्विटी शेयर्स जो अपन ने कल पढ़े, विदाउट कंसिडरेशन जो इशू किए जाते हैं अदर देन कैश, इन लोगों से आप बायबैक कर सकते हो प्रीमियम वैल्यू पे। अब आप बायबैक कर रहे हो तो जो लोग आपको शेयर बेच रहे हैं ना, सिक्योरिटी बेच रहे हैं, मार्केट में भी एक मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप इंसॉल्वेंट होने के कगार पे हो। आप इसलिए खरीद रहे हो बिकॉज यू थिंक कि अभी हमें ज़्यादा अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अपने शेयर्स आपसे वापस खरीद रहे हैं। तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है मार्केट में, बैंक के थ्रू, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, वी आर सॉल्वेंट, है ना। सबसेक्शन 2 के अनुसार आपने स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कर लिया, और बोर्ड रेजोल्यूशन सबसेक्शन 2 के बी में जो मैंने आपको पढ़ाया 10% से अगर कम रहा, तो ये सब करने के पहले आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा राइटिंग में, वी आर सॉल्वेंट, हमारे इंसॉल्वेंट होने की कोई स्थिति में नहीं है हम लोग। ठीक है। और सेबी को, ROC को, जितने भी अथॉरिटीज़ है, रेगुलेटर्स हैं, उनको फाइल करना पड़ेगा। आप इसको एफिडेविट भी कह सकते हैं, रिटर्न डिक्लेरेशन, है ना। तो जो सेबी है ना, ये इंक्वायरी कर लेगा ना कि कंपनी झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। पता चला आप इंसॉल्वेंसी की कगार पे हो, है ना, पैसा कहाँ से लाए हो, पता चला हो पैसा क्रेडिटर के लिए रखा था आपने, कोई रिजर्व किसी डिबेंचर होल्डर के लिए, तो इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है। और कंपनी की जो दूसरी लाइबिलिटीज़ पे, उस पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और कंपनी अगले साल तक किसी भी प्रकार से इंसॉल्वेंट होने की कगार पे नहीं है। ये डिक्लेरेशन आप सब, उस डिक्लेरेशन पे कितने डायरेक्टर की साइन होगी, जल्दी बोलो बे, 2 डायरेक्टर, काउंटर साइन बाय सेक्रेटरी इक्वल टू कॉमन सील। ठीक है, पक्का समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। ठीक है बच्चों। और अगर लिस्टेड सिक्योरिटी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो शेयर्स आर नॉट लिस्टेड। प्राइवेट कंपनियां नॉर्मली होती हैं, प्राइवेट कंपनियों के जो शेयर्स होती हैं वो नॉर्मली लिस्टेड नहीं होते डेफिनेटली, तो उनको फिर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की नीड नहीं है। जब आप लिस्टेड होती हो तो तब आपको सेबी को ही देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट बोल सकते हो आप इसको, अपना इनफ एसेट्स, इनफ वैल्यूज, इनफ रिजर्व्स वी हैव, इनफ प्रॉफिट्स वी हैव। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर अ कंपनी बायबैक्स इट्स ओन सिक्योरिटी और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, इट शैल एक्सटिंग्विश और फिजिकली डिस्ट्रॉय। जैसे ही खरीदे ना, समझे, जैसे शेयर खरीदे तो जितने सर्टिफिकेट आपको मिले ना, सबको डिस्ट्रॉय कर दो विदिन 7 डेज। अब वो दोबारा इशू मत करना उसी सिक्योरिटी को। ठीक है, जैसे मिले एक्सटिंग्विश ना, जैसे फिजिकली उसको डिस्ट्रॉय कर दो, अलग किए दूसरे शेयर से। और जो बायबैक सिक्योरिटीज उसको विदिन 7 डेज जैसे ही बायबैक किए, या बायबैक के लास्ट डेट पर, जो जब भी आपका बायबैक कंप्लीट हो रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर देने का, अगर फिजिकली इशू किए है तो। फिजिकली अगर डीमेट के फॉर्म में है तो फिर तो इशू पड़ता नहीं उतना। ठीक है, पक्का। अब ये कूलिंग पीरियड क्या बोलता है, मतलब ये वो फेज़ है जिसमें आप दोबारा बायबैक नहीं करेंगे। यू हैव टू बी लॉजिक्स एंड यू हैव टू बी कूल रिगार्डिंग द बायबैक्स। ठीक है, नो एक्टिविटीज़ ऑफ बायबैक इज देयर। तो जैसे कंपनी ने कंप्लीट कर लिया एक बायबैक का स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, तो फर्दर आपको इशू नहीं करना है। देखो, इट शेल नॉट मेक फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स। दोबारा उसी प्रकार के शेयर जो ऑलरेडी तुम खरीद चुके हो, दोबारा मत इशू करो। राइट इशू में भी 62(1) आ गया, मतलब राइट इशू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी दोबारा वैसे सिक्योरिटी इशू मत करो। हो सकता है प्रोपोर्शनेट बेसिस में खरीदो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बचे होंगे ना आपके। ठीक है, विदिन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स दोबारा नहीं करना। ये 6 मंथ वाला राइट इशू में नॉर्मली 1 साल तो आपको पता ही है कि दोबारा करना ही नहीं। ठीक है, राइट इशू में 6 मंथ वाला है। अब कहाँ पर आप कर सकते हैं
एक्सेप्ट कहाँ कहाँ पर आप दोबारा ये कूलिंग पीरियड की वैल्यू नहीं है, यानी 6 महीने में और क्या क्या हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, राइट इशू तो नहीं हो सकता, और नए शेयर सिक्योरिटी भी इशू नहीं हो सकते, मतलब मैंने पढ़ ही लिए थे। बोनस कर सकते हो आप, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे सकते हो, अलाउ है। अपनी ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज कर सकते हो, जो पैसा आपको पे करना है डिवेंचर होल्डर को, अदर क्रेडिटर्स को। कन्वर्जन कर सकते हो वारंट के, नहीं वारंट इनटू सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट टू वारंट। स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे सकते हो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, साइड इक्विटी कर सकते हो, कन्वर्जन हो सकते हो प्रेफरेंस डिवेंचर, ये सब अलाउ है 68 में, ये सब अलाउ है। ये तो 68 के सब सेक्शन है ना, ऐसे अपनी कॉपी में लिख लेना। 68(1) में क्या है, एक लाइन में, 68(2) में क्या है, जहाँ जहाँ दिख रहा है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्योंकि पूरे सेक्शन पे नहीं आएगा ना, या तो प्रोसीजर पूछेगा, कंडीशन पूछेगा, लिमिटेशन पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में क्या लिखा है। ठीक है, रिवीजन हम करेंगे। रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा, किससे कितना लिए, कितने रुपए का लिए, किसको कितने पैसे दिए, पूरे ले लिए क्या, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लिए क्या, तो रजिस्टर तो बनाना पड़ेगा, मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको, उसको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के रखना पड़ेगा। फिर जो सिक्योरिटी वापस ली उसको कब आपने डिस्टिंग्विश किया, मतलब जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, भस्म कर दिया, ख़त्म कर दिया, कितना पैसा पे किया, कहाँ से पे किया, ये सब आपको एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कब कैंसिलेशन किया उनकी मेंबरशिप का, ओनरशिप का, यू हैव टू मेंटेन दैट। ठीक है, ओके। 68(9) में है ये, सब याद रखने का भाई, लाइन से सेक्शन से, यानी मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर 68(9). फिर फाइलिंग, इसकी इन्फॉर्मेशन भी तो आपको आरओसी को देनी पड़ेगी, रेगुलेटर्स को देनी पड़ेगी, क्योंकि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद रहे हो तो फिर सेबी को तो बताना ही पड़ेगा आपको, रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, है ना, बताने पड़ेंगे, पर्टिकुलर्स पूरी डिटेल देनी पड़ेगी सर आपको, बायबैक कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर। और ये तो आपको पता है, आँख बंद करके बता दो, जो अगर नॉन ट्रेडेड नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ थी तो फिर वहाँ आपको किसी प्रकार का रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। 68(10). ठीक है, क्या बढ़िया मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, 68 सेक्शन में पूरा खेल ख़त्म कर दिया। ओके, तो प्राइवेट कंपनी को तो नॉर्मली सेबी को इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि नॉन लिस्टेड होते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अब ये हो गया नॉर्मल लॉ आ गया, अगर आप ऐसा ये जितने सब सेक्शंस थे, जो क्लॉजेस थे, अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, कंप्लाइड नहीं करते हैं, स्पेशली तो सेबी की गाइडलाइंस थी, तो क्लॉज एफ ऑफ सब सेक्शन 2 की, तो कंपनी को फाइन लगेगा ही भाई, 1 लाख एक्सटेंड टू 3 लाख। और हर ऑफिसर को क्रिमिनल लाइबिलिटी तो आती 6 ऑफिसर को 3 साल तक की सज़ा एक्सटेंड टू, है ना, और फाइन तो आपको 1 लाख से लेके 3 लाख। 68(11) समझा। ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन सम्स टू CRR अकाउंट, क्योंकि पैसा देखो आपने इतना सारा पैसा लगाया बायबैक में दिया ना। 69 सेक्शन क्या बोलता है, वेयर अ कंपनी परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज़ आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से अपने इतना सारा पैसा निकाल के दिया है ना, तो उतना ही पैसा आपको एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि वही पैसा आपको बाद में कैपिटल रिडम्पशन में लगेगा, है ना, लगेगा भाई, प्रेफरेंस शेयर को देने के लिए, डिबेंचर्स को देने के लिए। जितना पैसा तुमने यहाँ से निकाल के दिया उतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो इस अकाउंट में, है ना, और अपनी बैलेंस शीट में बता दो कि हमने डाल दिया है इतना पैसा कंपनी के एसेट्स के रूप में, है ना, कैपिटल अकाउंट में कि भैया इतना पैसा डाल दिया है लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो बैलेंस शीट में दिख जाएगा। किस साइड में आएगा आप सोच लो, बैलेंस शीट में। ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में भी अप्लाइड बाय द कंपनी पेइंग अप, हो गया ना, या तो अनइश्यूड शेयर्स के लिए, जैसे नहीं अनइश्यूड वर्ड आया मतलब बोनस, तो बोनस जब दोगे आप, फोकट के शेयर दोगे तो उस पर डिविडेंड पे करोगे, तो आप यहाँ से पे कर सकते हो। अनइश्यूड वर्ड आया मतलब जो शेयर तक इशू नहीं हुए थे बट हो रहा है, बट फ्री में, तो उस पर बोनस पे करोगे नहीं भरोगे, यानी डिविडेंड पे करोगे ना, तो वो यहाँ से पे कर सकते हैं आप अमाउंट। अब प्रोहिबिशन है भाई फॉर बायबैक, 70 में प्रोहिबिशन है, 69 में ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल अकाउंट है। सो प्रोहिबिशन क्या बोलता है, ध्यान देना। तो प्रोविजन सेड कि कंपनी कब नहीं खरीद सकती अपनी सिक्योरिटीज़ को, तो पहला लिखा है किसके थ्रू नहीं खरीद सकती, यहाँ लिखा है नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर ऑफ द बाय थ्रू इट्स सब्सिडारी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडारी कंपनीज। एक से ज़्यादा भी लेयर्स होती है ना, इनके थ्रू नहीं खरीद सकते आप। अरे सोचो क्यों, एक थॉट दो, अगर बायबैक सब्सिडरी के थ्रू होगा तो उसकी बैलेंस शीट में चेंजेस आएंगे ना, उसकी भी तो बैलेंस शीट बनती है ना, और अगर आप अपनी बैलेंस शीट में चेंज दिखा रहे हो बट सब्सिडरी के थ्रू खरीद रहे हो तो फिर इट इज़ मोर लाइक अ मिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग मटेरियल फैक्ट्स, तो वो सही नहीं है। जो जिसको बायबैक करना वही खरीदेगा अपने, और अपनी ही बैलेंस शीट में चेंजेस दिखाएगा। किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू नहीं करना ये काम, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट के हमने नहीं किया, बेवकूफ़ नहीं बनाते क्या, अरे हमने नहीं किया, है ना, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी हमारी जो हमने इस्टेब्लिश किया था,
वो एक एंटिटी है, उन्होंने एक्विजिशन कर लिया, मगर आप बैलेंस शीट में तो आपकी दिखनी चाहिए, कर रहे तो आप अल्टीमेटली। ठीक है, ये सब अपने को कॉर्पोरेट में याद आ रहा होगा ना, सेपरेट लीगल एंटिटी का फ़ायदा उठाना। ठीक है, और अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो किसी के भी रीपेमेंट में, जैसे कि डिपॉजिट पे पैसे नहीं दिए, इंटरेस्ट नहीं दिया, आपने रिडम्पशन नहीं किया डिबेंचर के प्रेफरेंस का, है ना, टर्म लोन नहीं वापस किए, और साला तुम बायबैक के लिए पैसे तुम्हारे पास में, तो डेफिनेटली वो डिफ़ॉल्ट आपको, ये तो इनको तो पैसे पे करने पड़ेंगे ना आपको, पहले इनको पैसे पे करो। तो ऐसा लिखा है डिफ़ॉल्ट अगर 3 साल तक हो गया, है ना, वेयर द डिफ़ॉल्ट इज रेमिडीड एंड पीरियड ऑफ 3 years इज लेफ्ट आफ्टर द डिफ़ॉल्ट इज नॉट प्रोहिबिटेड। यानी ये डिफ़ॉल्ट किया आपने, एग्जिस्ट माना हमने, बट उस डिफ़ॉल्ट को कितने साल हो गए, तो अब आप कंपनी को दोबारा बायबैक करने से नहीं रोक सकते, टाइम ही ख़त्म हो गया ना, 3 साल फिनिश। और आप उस डिफ़ॉल्ट की रेमेडी, मतलब आप पैसे भी पे कर चुके हो, डैमेजेस दे चुके हो। रेमेडियल होता है ना, अपन जब पैसे डुबाते हैं तो जेल नहीं भिजवाना हमको, सामने लोगों को पैसे पे कर दो, ये रेमेडी होती है सबसे पहले। ठीक है, और वो भी कंपनी नहीं खरीदेगी भाई सिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कंपनी इन प्रोविजंस को कंप्लाइंट नहीं कर रही, जो अपने एनुअल रिटर्न्स नहीं फाइल कर रही प्रॉपर आरओसी को, ऐसी जो एनुअल रिटर्न ही नहीं फाइल कर रही है, एनुअल रिपोर्ट ही नहीं फाइल कर रही है, जिसमें ऑडिटर का रिपोर्ट है, जो डायरेक्टर की रिपोर्ट है, जिसमें आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के स्टेटमेंट है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सबसे बनाई गई है, तो फिर क्यों अलाउ किया जाएगा उनको? जिन्होंने अपने डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया 123 में, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड देने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद दिया नहीं, है ना, पनिशमेंट टू फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, डिक्लेयर कर दिया बट दिया नहीं, और जिन्होंने अपने एफएस नहीं फाइल किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द आरओसी टू द अदर रेगुलेटर्स, तो डेफिनेटली ये कंपनियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ रहेगी अगर ये सब फाइल नहीं कर रहे, नहीं दे रहे हैं, तो फिर मतलब क्या है कि पहले इनको पैसे पे कर दो ना बायबैक से ज़्यादा। ठीक है, चलो ग्रेट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, और इस पर क्वेश्चन बहुत चांस है आने का। ठीक है, अब हमारे छोटे से 2-3 टॉपिक रह गए, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक डिबेंचर वाला पोर्शन है, वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, डिबेंचर तो आप लोगों को पता ही है, और एक कैपिटल रिजर्व्स वाला। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये डिबेंचर का तो सिंपल है, सेक्शन 71। देखो एक ना, एक बात ध्यान रखना, मीनिंग अलग होता है, डेफिनेशन अलग होता है। डेफिनेशन इज डिफाइन द टर्म इन पर्टिकुलर वे, है ना, मीनिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आप लॉजिक समझ रहे हो? मेरे नाम को अगर कोई डिफाइन करेगा कि क्या क्या नाम है सर का, उस नाम के वो मेरे नाम की मीनिंग वो दो अलग चीज़ हो सकती हैं। तो रिसर्च में लिखा डिबेंचर की मीनिंग है इनटू डिबेंचर स्टॉक, जो बल्क में खरीदे जाते हैं। ठीक है, डिबेंचर स्टॉक्स, ये भी डिबेंचर में आएगा डेफिनेशन में। बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, सिक्योर्ड है, तो वो भी डिबेंचर के डेफिनेशन में आएगा। और अदर इंस्ट्रूमेंट जो सिक्योरिटी, जो सिक्योर्ड रहेगा, जिस पे कंपनी अपने सर्टिफिकेट इशू करेगी। ठीक है, ओके, है ना, एविडेंस ऑफ डेप्थ है, जो कंपनी सर्टिफिकेट इशू करेगी, और जो चार्ज ऑन एसेट्स होगा, मतलब सिक्योर्ड रहेगा थ्रू फिक्स एसेट्स और फ्लोटिंग एसेट्स। जब कंपनी अगर नहीं दे पाएगी पैसे, तो एसेट्स बेच के आप पैसा वसूल कर सकते। चार्ज मतलब सिक्योरिटी। ठीक है, वही अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर नॉट अलाउड टू इशू एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000, ये आपको याद रखना है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो रेफर किए गए चैप्टर 3D ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने आपको बीच में पढ़ाया भी था, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। डिबेंचर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, और अदर इंस्ट्रूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कंसल्टेशन विद आरबीआई, जहाँ आरबीआई आगे मतलब एनबीएफसीज की भी सिक्योरिटी आ जाएगी इसमें, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। कितने प्रकार के डिबेंचर होते हैं भाई, ये लगेगा। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड तो अलाउ नहीं है इशू करना, मैंने आपको बता दिया। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर नॉट अलाउड इशू एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000, है ना। और ये अगर अब इशू भी होते हैं तो पब्लिक डिपॉजिट के नाम से होते हैं। और सिक्योर्ड तो रहेंगे, फिक्स एसेट से भी सिक्योर्ड रहेगा, फ्लोटिंग एसेट से भी सिक्योर रहेगा। फिक्स मतलब लैंड बिल्डिंग मशीन्स जो फिक्स है पर्टिकुलर वैल्यू, फ्लोटिंग मतलब स्टॉक, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्रीज, इनके थ्रू। कन्वर्टेबल डिबेंचर जो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए। ऑप्शनल और मैंडेटरी, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ऑप्शनल मतलब यू हैव द ऑप्शन वेदर टू कन्वर्ट और नॉट, और एक टाइम पीरियड के बाद में वो मैंडेटरी हो जाता है, फिर क्या वो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। वो 18 महीने से 36 महीने का एक टाइम पीरियड होता है। फिर पार्शियल या फुल कन्वर्जन, ये तो आपको पता है, पूरे कन्वर्ट करना है, या अ पार्ट ऑफ डिबेंचर हैज़ टू बी कन्वर्टेड। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है वैसे डिबेंचर ही रिडीम हो जाएंगे। रिडीमेबल जो ड्यू डेट पे रिडीम कर दो, और रिडीमेबल, अब ये नॉर्मली ये इशू होते नहीं है, तो लाइफ टाइम तक थोड़ा रहेगा। अगर कोई अर्जेंसी अराइज हुई है, कोई वायलेशन ऑफ राइट हुआ, तो इनको आपको रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके,
अब आ जाते हैं सेक्शन 71 क्या कहता है। 70 में एक्सप्लेन कर लिया अपन ने। अ कंपनी में इशू डिबेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू शेयर, या तो होली या पार्टली। 71 आप इशू कर सकते हो या है ना कन्वर्ट, उसके लिए क्या लगेगा आपको, ध्यान रखो भाई। कन्वर्ट हो गया अगर इक्विटी में आ रहे तो ओनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, डाइल्यूशन होगा ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर से तो पूछना ही पड़ेगा भाई। आप ऐसे डिबेंचर इशू मत करना जो वोटिंग राइट्स हो, क्योंकि यू कैन नॉट इशू डिबेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स, दे हैव नो वोटिंग राइट्स एंड यू हैव टू इशू ओनली सिक्योर्ड डिबेंचर्स। मैंने अभी पढ़ा है आपको रूल 18, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर नॉट अलाउड टू इशू। और जब आप डिबेंचर इशू करते हो ना, जितने का आपने डिबेंचर इशू किया, ध्यान रखना आपको हर साल एक अकाउंट, एक अकाउंट आप तक बनाना पड़ेगा। एक तो उस अकाउंट को बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, नाम से झलक रहा होगा, फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे, पैसा वापस करेंगे, रिपेट करेंगे, तो उसके आपके अकाउंट में अगर उस साल मान लो पैसा नहीं है तो एक रिजर्व बना कर रखेंगे जहाँ से हम कुछ पैसा प्रोवाइड कर सकें। तो एसेट्स तो ही, तो एसेट्स को बचाने के लिए रिजर्व बनाते हैं हम लोग कि भैया मान लो पैसे की कमी आई तो रिजर्व से दे दो, एसेट बच जाए। तो क्या करना है आपको, हर साल 25% ऑफ डिबेंचर इशूड, मतलब जितने का भी डिबेंचर इशू किया आपको हर साल इतना पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो मान लो 100 करोड़ के डिबेंचर इशू किए तो आप हिसाब लगा लो उसका 25% कितना होगा, इस अकाउंट में चले जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। और ये जो पैसा हमने यहाँ जमा किया है, समझे क्या, प्रॉफिट से, ये आप डिविडेंड और डिविडेंड पे करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, याद रखना, क्योंकि हमने सिर्फ स्पेशली डिबेंचर के लिए क्या लिखा है, शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड एक्सेप्ट, इसके लिए यूज़ होगा सिर्फ, ठीक है। फिर वही लिमिटेशन ऑन द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस ऑफर इन्विटेशन टू पब्लिक, नो कंपनी शैल इशू प्रॉस्पेक्टस और मेक एन ऑफर इन्विटेशन टू पब्लिक और टू इट्स मेंबर exceeding 500 for the subscription of debenture company as before, ये 500 debentures, इससे ज़्यादा नहीं, unless the company has before such issue or offer appointment, है ना। जब तक आप, अगर आप 500 से ज़्यादा डिबेंचर इशू कर रहे हैं, है ना, चाहे प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, ऑफर के थ्रू, इन्विटेशन के थ्रू, चाहे जनरल पब्लिक को, तो जब तक अगर 500 से ज़्यादा है, जब तक कि आप डिबेंचर ट्रस्टी ना अपॉइंट कर दो, ये नॉर्मली या तो उन्हीं में से होते हैं, वो खुद ही अपॉइंट करते हैं। ट्रस्टी वो होता है जो कंपनी के एसेट्स को संभाल के रखता है, वाइंड अप के टाइम पर या कोई अगर इमरजेंसी आती है, कंपनी पैसे देने की स्थिति में नहीं है, तो ये इन एसेट्स को रियलाइज़ कर देते हैं, मतलब सेल कर देते हैं डिबेंचर्स के बिहाफ में, और इनके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रस्ट डीड। 3 पार्टीज़ होती है, कंपनी, डिबेंचर होल्डर और ट्रस्टी। कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, इन्हीं में से डिबेंचर में से भी हो सकता है ना, या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है। देखो लिखा ना उसमें किसके लिए बनाया गया, ये टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, उनकी ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए, एसेट्स को संभाल के रखने के लिए। ट्रस्ट डीड बताया ना मैंने आपको, ठीक है। आप ट्रस्टी को बिना पूछे नहीं हटा सकते, ऐसे कंपनी अलाउ ही नहीं है भैया, ठीक है। ट्रस्टी का भी काम है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि उस पर भरोसा किया गया है। किसने भरोसा किया उस पर, डिबेंचर्स ने। और अगर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता, फेल टू शो द डिग्री ऑफ केयर, अगर वो उन एसेट्स को संभालने में असमर्थ है ना, ऑथोरिटी से नहीं रख रहा है, डिस्क्रिशन से नहीं रख रहा है, किसी पावर को सही उपयोग नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली उस पर लाइबिलिटी आएगी। फिर आएगी कि नहीं आएगी भाई, तेरे पे हमने, तेरे को इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होना, गुड टू दी लॉस, जितने की जो एसेट्स का नुकसान किया उतना तो भर के दे डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। इंटरेस्ट तो फिक्स रहता ही है, ये तो आपको पता ही है। इस पर ट्रस्टी की जो लाइबिलिटी है वो लिखी हुई है कि द लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी शैल बी सब्जेक्ट टू एग्जम्पशंस, कुछ एग्जम्पशंस भी है। मैं एग्रीड अपॉन, डिबेंचर होल्डर अगर एग्री करते हैं कि नहीं 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 इसको लाइबल नहीं बनाएंगे, तो कितने डिबेंचर होल्डर एग्री करना है, कम से कम 3/4, वही 75%, एक मीटिंग हेल्ड करके यहाँ ही अपने वोटिंग राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। नहीं नहीं यार, ट्रस्टी हो सकता है उन्हीं में से डिबेंचर होल्डर हो, तो हो सकता है लाइबल ना बनाए, बाहर वाला हो तो लाइबल बनाए, वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर वो लाइबिलिटी से एग्जम्पशन करना चाहते हैं। जो इंटरेस्ट पे करोगे वो तो फिक्स है, तो आपको पता ही है, वो इंटरेस्ट लिखा रहता है। ट्रेडेबल होते हैं डिबेंचर, हाँ, यू कैन ट्रेड, मतलब बाइंग सेलिंग, बेच सकते हो, ट्रांसफरेबल होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्लियर है। फाइलिंग ऑफ पिटिशन बिफोर द ट्रिब्यूनल बाय द डिबेंचर ट्रस्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वेयर एट एनी टाइम डिबेंचर ट्रस्टी कम टू ए कंक्लूजन, अगर उनको ऐसा लगा कि कंपनी की जो एसेट्स है वो इनसफिशिएंट है, अगर कंपनी वाइंड अप होती है, ऐसा मौका आया पैसे देने का, तो ये एसेट्स काम की नहीं है या उतनी नहीं है जितनी हमको लगेगी, तो वो पिटिशन फाइल करेगा ट्रिब्यूनल के पास में, और ट्रिब्यूनल उनकी पिटिशन हियर करने के बाद कंपनी को बोलेगा अरे 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 आपको और एसेट्स देनी पड़ेंगी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, होता है ना कई बार, ठीक है।
किसके कहने पर? ट्रस्टी के कहने पर। कितनी जिम्मेदारी वाला काम, मतलब ये एक प्रकार का एक्सपर्ट ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, वैल्यूअर हो तो प्रोफेशनल ही हो। कंपनी अगर फेल हो जाती है टू रिडीम द डिबेंचर्स या टू पे इंटरेस्ट, फेल, ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? एप्लीकेशन कौन देगा? डिबेंचर होल्डर। अरे इनने हमको हमारे पैसे नहीं दिए, इंटरेस्ट नहीं पे किया, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे किया, है ना, या डिबेंचर ट्रस्टी देगा वो एप्लीकेशन। तो पार्टीज को सुनने के बाद में फिर वो रिडम्पशन का पूरा ऑर्डर देंगे कि साले प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करो और इंटरेस्ट भी पे करो उनको, चलो ठीक है। यानी एसेट्स के बाद भी तो फेल हो सकते हैं ना, इनसफिशियंसी के बाद में भी। डीआरआर का अमाउंट भी कम पड़ गया मान लो, ठीक है, और अगर आपने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को नहीं माना तो फिर वही नहीं किया आपने, रिडम्पशन नहीं दिया, पैसे नहीं पे किए, तो फिर वही फाइन लगेगा आपको, कंपनी का फाइन और हर ऑफिसर को पनिशमेंट, एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, फाइन लगेगा 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, है ना, क्लियर है। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? कोर्ट के पास जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमको आप पैसा चाहिए चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ना आपने? कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी टू टेक अप एंड पे फॉर एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी मे बी एनफोर्स्ड बाय अ डिग्री, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। डिग्री मतलब ऑर्डर, जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब हमको पैसे चाहिए चाहिए, अभी चाहिए, और तुम ही दोगे, कहाँ से दोगे हमें नहीं पता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक लाइबिलिटी ऑन दी कंपनी, ठीक है ना। कोई लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं की जाएगी, कोई एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू पे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करवा के रख सकते हो कि ये लाइबिलिटी सिर्फ इन्हीं के लिए है, ये एसेट सिर्फ इन्हीं के लिए है, ठीक है, ठीक है। प्रोसीजर टू बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि किस तरीके से इशू किए जाएंगे डिबेंचर्स को, ट्रस्ट डीड कैसे अपॉइंट किया जाएगा, है ना, ट्रस्टी कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, कॉपीज़ कहाँ रखी जाएंगी, कितने क्वांटिटी के जो डिबेंचर्स है वो उनके लिए रिडम्पशन रिजर्व बनाए जाएंगे, ये सब चीज़ें कैसे की जाएगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, ठीक है, पक्का। और जो लास्ट है वो तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो अमाउंट है वो कितना जाएगा, जल्दी बताओ। जितना भी डिबेंचर इशू किया उसका 25%, ठीक है। सबके लिए देखो, कंपनीज के लिए 25% है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अलग 25% है, अगर आपने अपने ही लोगों से डिबेंचर इशू किया तो उसके लिए भी, और एनबीएफसीज के लिए भी 25% है, ठीक है। और ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहाँ से बनाओगे? अपने प्रॉफिट से, यहीं से तो लाओगे पैसा। बट आप क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, समझ में आ गया। अभी तो एक और नया रूल आ गया कि पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी आपको मिनिमम 15% के रिजर्व बना के रखने पड़ते हैं। नहीं तो पब्लिक डिपॉजिट नॉर्मली अनसिक्योर्ड होता था, है ना, एक अकाउंट बना के रखो शेड्यूल बैंक में, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी 15% रिजर्व आपको रखनी पड़ेगी लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स मगर, क्योंकि 36 महीने तक की लाइबिलिटी होती है ना उनकी, ठीक है। ये हम डिटेल में ऑलरेडी पब्लिक डिपॉजिट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पक्का समझ में आ गया बच्चों। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने में आ गया, ठीक है। और ये जो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है इसके लिए डीआरआर आप बनाओगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए, क्योंकि कन्वर्ट वाले तो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में, तो किसके लिए बनेगा? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए डीआरआर बनाया जाएगा, जो कन्वर्ट नहीं होंगे जिनके लिए रिडम्पशन करना पड़ेगा आपको, ओके।